ना सिर्फ ये कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा बल्कि 10 साल का बैन भी लग सकता है। कुछ लोग फिर कंफ्यूज होते हैं कि मेरे तो 3 महीने से भी पुराना है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट दे दें और उसके साथ आप एक कवर लेटर अटैच करें कि ये सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव। ये देखिए, जब आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेते हैं, आपको कैश लेटर मिला हुआ होता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी बिना पे आपका वीज़ा सेलेक्ट या रिजेक्ट होता है वो होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। अब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो केयर नहीं करते बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। वो ये समझते हैं कि बस बैंक स्टेटमेंट का मतलब यही है कि आपका जो रिमेनिंग फ़ीस है प्लस जो आपके 9 मंथ की यहाँ के एक्सपेंसेस है वो मिला के बैंक स्टेटमेंट हुआ, और बस ये बैंक में रखना है और 28 डेज़ मैच्योर करना है एंड दैट्स इट। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जहन में याद रखना चाहिए जब आप बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बिना पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ इन पॉइंट्स को गौर से सुने और फिर उसके बाद जो है वो आप केयरफुली अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करें। सबसे पहले तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता है कि बैंक स्टेटमेंट अगर पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए, इवन अगर एक्सप्लेनेशन नहीं भी चाहिए तो मैं 2 वीडियोस है जो मैंने बैंक स्टेटमेंट पे बनाई है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी उस पर आ चुके हैं, बहुत ही कंप्रहेंसिव है वो वीडियोस। अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट खैर, अभी जो रिसेंटली कुछ सिचुएशन आई स्टूडेंट्स के, उस हवाले से बात करते हैं। बाकी वो जो भी चीज़ वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डू नॉट मेक बिग डिपॉजिट्स इन योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट जब तक कि आप उसको प्रूफ ना कर सके या एक्सप्लेनेशन ना दे। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने क्या किया होता है कि जैसे सपोज़ आपका बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इंडिया के हिसाब से 30 लाख है, जबकि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से सपोज़ आपका बैंक स्टेटमेंट 70 या 80 लाख रुपए है, और आप अचानक से उसमें 50 लाख या 1 करोड़ रुपए और ऐड कर दें बीच में ही जब आप अप्लाई कर लेते हैं, यानी उस जो 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट है उसमें आ जाती है कि आपने इतनी ट्रांजैक्शन की है। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं होगी तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका मतलब फिर ये होता है, देखिए सोर्सेज ऑफ फंड तो आप पहले अगर आप बैंक स्टेटमेंट दे दें और उसके साथ आप एक कवर लेटर अटैच करें कि ये सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, दिस इज़ रियली अच्छी बात है। रिक्वायर नहीं होती नॉर्मली। पहले तो बड़े ट्रांजैक्शन से गुरेज करें, अगर ट्रांजैक्शन करनी हो तो फिर आपको कवर लेटर में वो एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुई और कहाँ से हुई है। कुछ लोग ऐसे तो जो बिज़नेस अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर लेते हैं, ना सिर्फ ये कि स्टडी वीज़ा के लिए बल्कि मोस्टली विजिट वीज़ा के लिए भी। तो अगर आप बिज़नेस अकाउंट इसके साथ अटैच करते हैं तो उसके साथ कवर लेटर लाजमी अटैच करें जिसमें आप लोगों को लिखा हुआ होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि ये जो बिज़नेस है एक्चुअली में इस बिज़नेस के खर्चे पे आप वहाँ पे जा रहे हैं और आप यूके में ट्रैवल कर रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं। एक और बात ये है कि अगर आपका बैंक अकाउंट है और उसमें एक सस्टेनेबल इनकम आ रही है, ठीक है, जैसे सपोज़ आपका कोई बिज़नेस है या प्रॉपर्टी है जैसे आपको रेगुलरली 4 लाख 8 लाख 10 लाख पर मंथ के आ रहे हैं, तो दैट प्रीटी मच एक्सप्लेन्स कि ये एक नॉर्मल बैंक अकाउंट है और इसमें ट्रांजैक्शंस हो रही है, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको खुद ही समझ लेते हैं कि ये जो है एक सस्टेनेबल बैंक अकाउंट है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर तो उसका वीज़ा लेट हो रहा होता है तो वो एडिट कर देते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट्स को एडिट करने से गुरेज करें, क्योंकि वो आपके बैंक से वेरीफाई होता है, आपके हेड ऑफिस से उस बैंक से वेरीफाई होता है, वो चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता उनसे। तो अगर आप पकड़े गए तो आपको ना सिर्फ ये कि बैन कर दिया जाएगा, ना सिर्फ ये कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा बल्कि 10 साल का बैन भी लगा। एडिटिंग किसी भी सूरत पे ना करें कि आप मेच्योरिटी के लिए एडिट कर दें। स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि नॉर्मली वो कैश लेटर एडिट कर देते हैं, वो कैश लेटर के लिए जब अप्लाई कर देते हैं तो बैंक स्टेटमेंट एडिट कर लेते हैं, तो उस टाइम पे तो चल जाता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन इस तरह से ना हो और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो हालांकि वो चीज़ भी ठीक नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी कर लेते हैं। वो चूँकि यूनिवर्सिटी के साथ के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो बैंक स्टेटमेंट आपका वेरीफाई कर ले, तो उसमें तो कैश लेटर इशू हो जाता है। लेकिन जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी भी सूरत आप बैंक स्टेटमेंट को एडिट ना करें और 28 डेज़ मैच्योर होना चाहिए। कुछ लोग फिर कंफ्यूज होते हैं कि मेरे तो 3 महीने से भी पुराना हो, 1000 साल पुराना हो, इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी वो 28 डेज़ की
वो पूरी हो रही हो। जब आप बैंक स्टेटमेंट अप्लाई कर देते हैं तो आपने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया होता है, उस हिसाब से आपने बैंक स्टेटमेंट बनाई हुई थी। तो लंदन की कैलकुलेशन उसकी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा आती है, आउटर लंदन की कम आती है। तो ऐसा ना हो कि आपकी यूनिवर्सिटी, पहले तो आपने आउटर लंदन किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया होता है और उसके बाद जो है वो लंदन की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दे और वो बैंक स्टेटमेंट कम पड़ जाए। तो ये नहीं करना चाहिए। बेटर सोल्यूशन यही होता है, हम रिकमेंड करते हैं कि अगर तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं और सपोज़ आपकी रिक्वायरमेंट 70 लाख की पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है, तो आप क्या करें कि आप 75 to 80 लाख रखें, क्योंकि फ्लक्चुएशन पाउंड्स की बहुत ज़्यादा होती रहती है। अभी आप देख ले, स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं कि सिर्फ कल और आज के दिन में जो पाउंड का रेट था इंडिया में 108 था कल और आज 106 पाउंड है, जबकि पाकिस्तान में 362 पहुंच चुका था और अब 352 पे वापस आ गया है, यानी 10 पाउंड्स का डिफरेंस आ चुका है। इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं इंडियन रुपीज़ में है तो इंडियन रुपीज़ में 1 से 2 लाख रुपए ऊपर रखें, और अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में है तो कम से कम 5 से लेके 10 लाख रुपए हमेशा बैंक स्टेटमेंट में ऊपर रखने चाहिए, ताकि फ्लक्चुएशन जो है आप इसको काउंटर कर पाएँ। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आई है कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों में कि चूँकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है तो उसका बैंक स्टेटमेंट कम पड़ गया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने फिक्स बैंक स्टेटमेंट रखा है, ठीक है, जैसे सपोज़ इंडियन 30 लाख रुपीज़ की बैंक स्टेटमेंट का आपने 30 लाख ही रख दी है, लेकिन पाउंड का रेट बढ़ गया है और वो 30 लाख से कम होकर 29,95,000 पे आ गया है, तो ये तो फिर कम हो गया ना। तो इस केस में तो आपका बैंक स्टेटमेंट वही जारी रहता है। तो अब अगर आप इसमें 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए ऐड कर देते हैं तो वो दोबारा से उसी टाइम से 28 डेज़ दोबारा से स्टार्ट होगा। तो इस बीच में अगर आप अप्लाई कर देंगे वीज़ा के लिए तो वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपका बैंक स्टेटमेंट कम हुआ है। तो इसलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आपका बैंक स्टेटमेंट वही रहने दें और आप यूनिवर्सिटी को एक्स्ट्रा 300-500 पाउंड फ़ीस पे कर दें और उससे नया कैश लेटर मंगवा दें। वो 3 दिन में ही वापस कर देगा। वो ऑब्वियसली खुशी होती है कि जब आप उनको एक्स्ट्रा पाउंड दे देते हैं। तो 500-1000 पाउंड जितने भी हो आप वो ऐड कर देते हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो जितना आप ज़्यादा फ़ीस पे करते हैं उतना ही आपका बैंक स्टेटमेंट कम होता है। तो ये जो बेस्ट सोल्यूशन है, अगर आपका पाउंड रेट का फ्लक्चुएट हो रहा है और आप डर रहे हैं कि भाई मैंने तो अभी पैसे रख दिए लेकिन फ्लक्चुएट हो रहा है, अब मैं क्या करूँ और 20 दिन हो गए, मुझे सिर्फ 8 दिन मेच्योरिटी की चाहिए, तो बजाय इसके कि इसी बैंक अकाउंट में 5-10 लाख ऐड करो और वो फिर 28 डेज़ काउंट हो जाए, इससे अच्छा है कि आप यूनिवर्सिटी को 1500 पाउंड फ़ीस पे कर दें। 28 डेज़ मेच्योरिटी के लिए कैलकुलेशन कैसी होती है आप इस वीडियो में स्क्रीन पे दे सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल दी है। timeanddate.com की वेबसाइट पे, ठीक है, इसको आप ओपन करें। अब मेन्यू में जाए, मेन्यू में जाके आप यहाँ पे क्लिक करें डेट टू डेट कैलकुलेटर ड्यूरेशन, ठीक है। अब सपोज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है 3 जुलाई से और आप मैच्योरिटी देखना चाहते हैं, ठीक है, 3 जुलाई 2024, और आप सपोज़ वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2024, ठीक है। इंक्लूड एंड डेट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे कैलकुलेट ड्यूरेशन की। अब आप देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाता है कि फ्रॉम इंक्लूडिंग वेंसडे 3 जुलाई 2024 टू इंक्लूडिंग थर्सडे 1 अगस्त 2024 रिजल्ट 30 डेज़। अब ये 30 दिन का बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, 30 दिन इसके पूरे हो गए। कोशिश करें इसी तरह का 29-30 डेज़ का हो तो आप रिलैक्स होते हैं, वो एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाती है। तो आई होप ये पसंद आई होगी आपको वीडियो। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, और बैंक स्टेटमेंट के बारे में जो मैंने डिटेल वीडियो डाली है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।